नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसमें कि आपको बता दें कि देहरादून में आज से मां पूर्णागिरि मेले की शुरुआत हो गई है और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले का शुभारंभ करेंगे। आपको जानकारी देते चले कि जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा उनकी ओर से लिया जाएगा और जहां निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज व स्टेडियम का भी निरीक्षण उनकी ओर से किया जाएगा। बताते चले कि विकास कार्यों के मौके पर समीक्षा बैठक भी उनकी ओर से की जाएगी। तो वहीं काली कमाऊ होली रंग महोत्सव में भी उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम को खटीमा के लिए भी रवाना होंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर भारत में प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का आज से आगाज होने वाला है और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देरी के बाद इस मेले का शुभारंभ करेंगे। बताते चलें कि वे सुबह से ही आज उनके जो कार्यक्रम का शेड्यूल है वो पूरे तरीके से प्रस्तावित था और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मेले का शुभारंभ किया जाएगा, क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है आज का? पुष्कर सिंह धामी का ये चंपावत का दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। इस दौरान ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद होंगे उनसे मुख्यमंत्री का सीधा संवाद वहां पर रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे ये कह सकते हैं कि इस दौरान जब मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे तो कुछ विकास परियोजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर दी जाएगी। कोशिश यही है सरकार की कि जो विकास की जो योजना है उन योजनाओं से आम जनता लाभान्वित हो सके, जिसके लिए ये कह सकते हैं कि जनता से सुझाव भी लगातार सरकार की तरफ से एकत्र किया जा रहा है। और इस बार भी कह सकते हैं कि इस मेले के शुभारंभ का अवसर पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहेंगे तो उनकी तरफ से एक फीडबैक लेने का काम भी वहां पर किया जाएगा कि आम जनता किस प्रकार से विकास की योजनाओं को लेकर सोचती है। साथ ही मुख्यमंत्री का ये दौरा ये कह सकते हैं कि इसके अलावा जो लोहा घाट का जो होली को लेकर जो मेला वहां पर होता है उसको लेकर भी वहां पर रहने वाला, उसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर किया जाएगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है विकास के लिहाज से मुख्यमंत्री का दौरा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से जिला प्रशासन के जो अधिकारी होंगे उनके साथ विकास की योजनाओं की समीक्षा वहां पर की जाएगी और कुछ दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर दिए जाएंगे। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि होली आपसी प्रेम, भाईचारे और समरसता का पर्व है जो कि समाज को जोड़ने का काम करता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दावा किया है कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस भवन में तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं मौजूद हैं। होली का पर्व है, होली मिलन कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष वस्त्र पहनकर अब कांग्रेस के दिग्गज नेता आज होली का पर्व मना रहे हैं। गंभीर रहते हैं हमेशा। यशपाल आर्य साहब, किस तरीके से देखते हैं आज होली मिलन का कार्यक्रम है, आपने विशेष वेशभूषा पहनी हुई जनजाति लोगों की, किस तरीके से देखते हैं इस होली का क्या संदेश जा रहा है? देखिए, आज कांग्रेस मुख्यालय जो रहा पवित्र मंदिर है, आज पूरा कांग्रेस परिवार होली के रंग में सरोबार है और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, होली उसका एक स्वरूप है। हर वर्ष सदियों से, अनंत काल से पूरे देश भर में, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उमंग के साथ, उत्साह के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है और निश्चित रूप से संदेश है प्रेम का, सामाजिक सद्भाव का, भाईचारे का, सामाजिक समानता का, कौमी एकता का, भाईचारे का संदेश हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस होली के आयोजन में निश्चित रूप से हमें धर्म, जाति की, मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए आज सभी लोग होली के रंग में सरोबार हैं। होली के रंग अनेकानेक हैं और हम उस रंगों को प्यार से, मोहब्बत से बांटना चाहते हैं। आर्य साहब, आप
राजनीति के बहुत ही गंभीर चेहरे माने जाते हैं। आपकी गंभीरता बहुत दूर तक जाती है, लेकिन 2027 का चुनाव नज़दीक है, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, उसमें ये रंग किस तरीके से घुलने वाला है, कितने मायने रहेंगे, कितनी विधानसभाओं में रहेंगे? देखिए, हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य सरकार बनाना। हमारा मकसद है भाजपा से, कुशासन से उत्तराखंड की जनता को मुक्ति देना, ये हमारा उद्देश्य, मकसद है। यशपाल आर्य साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार काफ़ी सारे ऐसे मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को अब की बार कांग्रेस पार्टी हराने वाली है, और कहीं ना कहीं पूरे दलबल के साथ हम पूरे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन हर्ष सोनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील समेत कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से आए दरारों के मामले में दायर जनहित की याचिकाओं और 165 खनन इकाइयों से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा के मैग्नाइट कंपनी को सशस्त्र राहत दी है। आपको बताते चलें कि कोर्ट ने खंडपीठ में कहा है कि कंपनी दोबारा से संचालन कर सकती है, लेकिन उसे राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी मानकों का पालन करना होगा। अदालत ने निर्देश यह भी दिए हैं कि कंपनी 4 माह के भीतर पीसीबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को प्राप्त करे और उसके बाद रोक संबंधी आदेश को प्रभावी रखा जाएगा। जहां आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने दलील दी है कि कंपनी के बंद होने से राजस्व में कमी आई है और कंपनी ने कोई भी अवैध खनन नहीं किया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान जो लिया हुआ था बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग की लीगलिटीज़ का, तो उसकी हेयरिंग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट ऑर्डर था, उसकी लाइट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक माइनिंग कंपनी अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड को सीमित पर्पज के लिए 4 महीने की कंसेंट टू ऑपरेट दी है, ताकि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट में स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस और भूकंप की दृष्टि से भूगर्भीय जाँच हो सके। तो इस पर्पज के लिए 4 महीने के लिए जो परमिशन दी गई थी, उसके तहत कोर्ट ने अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड को काम करने की परमिशन दी है और अन्य जो माइन ओनर्स हैं उनके बारे में पूर्व का आदेश अभी यथावत लागू है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और जहां अप्रैल माह से शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आपको बताते चलें कि बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया, तो वहीं व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार माना जाता है और जिससे कि जिले की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस लिहाज से भी सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आगामी चारधाम यात्रा हमारी अप्रैल माह में शुरू होने जा रही है और क्योंकि हरिद्वार उसका प्रथम और मुख्य पड़ाव है, उसी के क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। अभी पूर्व में गढ़वाल आयुक्त महोदय के द्वारा एक बैठक ली गई थी, जिसके बाद आज जिले में सभी डिपार्टमेंट, जिसमें कि हमारा पर्यटन विभाग है, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस आदि डिपार्टमेंट के साथ क्या क्या उनके रोल रहेंगे, पिछली यात्राओं के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं और कैसे हम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही हरिद्वार निवासियों के लिए और बेहतर यात्रा कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की। तो चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरे तरीके से जोरों पर हैं और जहां उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में भी बैठक हुई और जहां यात्रा को सुरक्षित, सुगम और तकनीकी समक्ष बनाने के लिए पूरे तरीके से इसमें निर्देश दिए गए हैं और जहां केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ रूट पर भी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और ट्रैफिक जाम व आपदा की स्थिति में सूचना व्हाट्सएप पर अलर्ट देने से भी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है और इसके साथ साथ यात्रा मार्गों पर QR कोड, स्पष्ट साइंस और SOP जारी करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां 30 से 27 फरवरी यानी कि आज तक के मध्य में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर के तत्वाधान में 5 दिवसीय ब्रिज ग्लोब डीमैट्रिक
बैठक का आयोजन हुआ और जहां आपको बताते चलें कि इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप से लगभग 18 से 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको यह भी जानकारी देते चलें कि IUCN के 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सचिव से जलागम दिलीप जावलकर से शिष्टाचार की भेंट की और जहां इस दौरान प्रदेश में पलायन, जलवायु परिवर्तन तो वहीं कृषि और प्रभाव के साथ साथ मृदा के अपरदन जैसे विभिन्न मुद्दों पर विमर्श किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति के मामले में सुनवाई करते हुए जनहित की याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि कोर्ट के बार बार निर्देश और हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि बोर्ड ने नए CEO को नियुक्त कर दिया है और इससे पहले भी कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि नियमों के विपरीत अंडर सेक्रेटरी स्तर पर अधिकारी की नियुक्ति क्यों की गई है और जहां 2 बार के आदेश के बावजूद अनुपालन क्यों नहीं हुआ। बोर्ड को लेकर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वक्फ बोर्ड के होते हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को गलत तरीके से अपॉइंट किया गया। ये याचिका हाईकोर्ट में आई। वक्फ एक्ट सेक्शन 23 बोलता है कि जो वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, CEO होंगे, वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के कोई पद धारक होंगे। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर कोतवाली में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और जिसमें कि मंगलोर के गणमान्य लोग, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी शामिल हुए हैं। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह तो वहीं मंगलोर के CEO अभिनय चौधरी भी मौजूद रहे। जानकारी देते चलें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस साल होली और रमजान एक साथ आ रहे हैं और इस दौरान दोनों त्योहारों को भाईचारे और सौहार्द के साथ मिलकर मनाने की अपील भी की गई है। होली का त्यौहार भी है, साथ में रमज़ान भी है, तो जो जितने भी मंगलोर और आसपास का क्षेत्र हैं सभी के लोगों को यहाँ बुलाया गया है। गोष्ठी भी आयोजित की गई और साथ में सबसे अपील भी की गई कि सारे त्योहारों को जो है शांतिपूर्वक और सुख, समृद्धि और सौहार्द के साथ उसको मनाएं। और उन लोगों को चेतावनी भी है कि अगर कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब खबर देहरादून से है, जहां सैनिक सम्मेलन में SSP ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जो उत्कृष्ट पुलिसकर्मी हैं उनके समर्पण और कार्य के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया और जहां SSP ने कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों की पीठ को थपथपाया तो वहीं भविष्य में भी बेहतर कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। आपके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, इस संचालक ने उत्कृष्ट कार्य किया है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां होली का उत्साह पूरे तरीके से शहर भर में चरम पर है और जहां शहर भर में रंग तो वहीं गुलाल और पारंपरिक गीतों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। आपको बता दें कि इसी क्रम में सदनोली क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा होली की भव्य झांकी निकाली गई और जिसने लोगों का मन मोह लिया। तो वहीं झांकी में महिलाओं ने कुमाऊनी पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर राधा कृष्ण और भगवान शिव और पार्वती का रूप धारण किया और जहां रंग बिरंगे परिधानों और आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मंत्रमुग्ध हो गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।